2a, साइड 2a, और यहाँ पे हाफ डिस्क है, दैट इज हाफ डिस्क। बोलो हाफ डिस्क का कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास 0,4r/3π होता है। क्या इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है? यस। इसकी रेडियस कितनी है? a, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, c1। इसकी डेंसिटी कितना दी है? सिग्मा। इसका डेंसिटी भी कितना दिया है? सिग्मा। हम लोगों को ये क्या बनाना है? टू बॉडी सिस्टम बनाना है। बनाइए C1 C2। गैप देखो कितना आ रहा है, ये कितना है? 4a/3, और ये कितना है? a, क्योंकि ये 2a है। तो C1 C2 में गैप बताइए कितना आया, है ना? 5 या 7a/3 आ गया। तो a + 4a/3 = 7a/3। क्या? अच्छा सॉरी, 4a/3 पाई है यहाँ पे, तो ये आ गया a + 4a/3π। डन। बोलो ये किसकी वैल्यू आ रही है? r की वैल्यू आ रही है। r की वैल्यू, आगे आ जा। r की वैल्यू आ रही है इतनी। बोलो यहाँ क्या रखेंगे? m1। यहाँ क्या रखेंगे? m2। एरिया बताना इसका कितना होता है। यहाँ पे एरिया कितना लिखा मैंने डिस्क का? πa²/2। वहां पे छोटी डिस्क लेट करते हैं तब लिखते हैं ऐसा। पर अभी हमारे पास नॉर्मल डिस्क दी है, इसका रेडियस मुझे पता है, तो ये πa²/2 हो गया। m2 बताओ कितना आएगा? सिग्मा इंटू एरिया किसका? स्क्वायर का 2a का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये? 4σa²। कैलकुलेशन से नहीं डरना है। बोलो R1 देखते हैं कितना आएगा? m2r/m1 + m2। बोलो m2 कितना है? 4σa² इंटू r कितना है? a + 4a/3π। डन। डिवाइडेड बाय टोटल मास सिग्मा πa²/2 प्लस 4σa²। सही है। इसको सोल्व करो। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा a²। तो ये σa² तो ऊपर भी है, तो σa² तो कट गया, ये सारा कट गया। तो आंसर क्या बचा? 4 + 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है? a + 4a/3π डिवाइडेड बाय π/2 + 4, ये बच गया। तो कितना बन गया ये नीचे? π + 8, एलसीएम लेके 4 2 जा 8, तो कितना आ गया ये? π + 8/2 आ गया। यहाँ एलसीएम लोगे कितना बनेगा? देखो ये 2 से ये 2 कितना ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? तो ये 2 ऊपर जाके ये 8 बन गया। a + 4a/3π एलसीएम ले लो, कितना आ गया ये? 8 3πa + 4a डिवाइडेड बाय 3π नीचे आ गया, नीचे आ गया π + 8। सो यू कैन लीव इट हियर, या फिर ऑप्शंस के हिसाब से आप देख सकते हो कोई और मॉडिफिकेशन करनी है कि नहीं करनी। समझ में आया? मैंने अभी इस कैटेगरी के कितने सवाल कराए? 3। दुनिया जान के सवाल बन सकते हैं, आपको इन फिगर्स के सेंटर ऑफ मास याद होने चाहिए। सही है। कैटेगरी समझ में आई? कैटेगरी का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद हेडिंग लिखिए कैविटी प्रॉब्लम। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट। टाइप कौन सी है? ये क्वेश्चन क्या है? कैविटी प्रॉब्लम। क्या होती है कैविटी, कौन बताएगा? ये देखो इधर, अगर मान लीजिए मैं इसमें से एक टुकड़ा निकाल दूं बाहर, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्या ये खाली जगह चारों तरफ से बंद है? यस, बंद है। अगर मैं यहां से इस पोर्शन को निकाल दूं, तो यहां मास 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 मास, चारों तरफ मास है। तो कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस which is closed from every side। क्या लिखूं इसको? फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना? मतलब देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। हिंदी में बोले तो एक खाली जगह जो चारों तरफ से बंद है। अभी हमने यहां क्वेश्चन लिया एक इस तरीके से, इसकी रेडियस इस क्वेश्चन में दी है 4a,
4a, ये रेडियस 4a दिए, इसने क्या किया, यहां से एक टुकड़ा निकाल दिया, ये वाला पार्ट इसमें से निकाल दिया। अब ये डिस्क थी, डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क बाहर निकाल दी, और इसका सेंटर इसके सेंटर से 2a की दूरी पे, और जो ये डिस्क मैंने निकाली है इसकी रेडियस a दे रखी है। डन। बताइए, जब मैंने ये टुकड़ा नहीं निकाला था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, सेंटर पे। ये कह रहा है अगर मैं इस टुकड़े को निकाल दूंगा तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो फाइंड आउट फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिमेनिंग पोर्शन। एक बार लिखना नहीं है, पहले तरीका सुनिए क्या करना है ऐसे सवालों में। और ये कैविटी प्रॉब्लम आपको 12th क्लास में भी देखने को मिल जाती है, राइट। देखो, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको इसको भी टू बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। कैसे, ये जो मास निकाला है ये, इसको वापस लाना है। तो हमें क्या लिखा स्टेप नंबर 1, रिमूव मास को, ये दिमाग में सोचना है ऐसा, जो हमने मास निकाला उसको वापस वहां पे मान लो, रिमूव मास को वापस ले आओ। डन। और एंड एज्यूम इट एज नेगेटिव, इसको नेगेटिव मान लो। मास नेगेटिव नहीं होता है, इट इज अजम्पशन कि हमने उसको क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां देखो, क्या इसका सेंटर ऑफ मास पहले कहां था, यहां। इस रिमूव्ड मास, ये जो मैंने निकाला है, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं तो इसका भी तो यही है, C1 और C2। ये बोल रहा है ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। मुझे सिर्फ एक बात समझ आइए, ये अगर बोर्ड की डेंसिटी सिग्मा है, इसमें से मैं कुछ बाहर निकालूं तो उसकी भी तो डेंसिटी सिग्मा ही होगी ना। ये जो डेंसिटी सिग्मा लेमडा रो होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, तो मटेरियल तो सेम ही है, तो अभी इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा ही है। ये मैं बता रहा हूं, दिया नहीं हुआ है। आप इसकी डेंसिटी कितनी लेके चलोगे, जिस पोर्शन में से निकाला है उसकी जितनी है उतनी रिमूव की है, उतनी रिमूव की है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको नेगेटिव मानना है। बोलो, क्या मैं C1 लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, C2। C1 पे कौन रखा है, M1। C2 पे कौन रखा है, तो क्या मैंने इस पूरी डिस्क को M1 मान लिया, और जो ये रिमूव्ड पोर्शन है इसको क्या मान लिया, और मुझे पता है M2 को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। बोलो M1 कैसे लिखोगे बेटे, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू सिग्मा एरा। इस बड़ी डिस्क का एरिया कितना, देखो ध्यान से, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4a का स्क्वायर, कितना आ गया ये 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। जल्दी मत कर, देर हो जाएगी, आराम से कैलकुलेशन करनी है। ये क्या है, M2 क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा एरा, एरिया इसका लेना है, कितना आएगा पाई ए स्क्वायर, और उसको क्या लेट कर लिया, माइनस लेट कर लिया। बस इतना काम करना है। इसका मतलब यहाँ कौन रखा है, बोलो 16 सिग्मा सिग्मा पाई ए स्क्वायर रखा है, और यहाँ क्या रखा है, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। और इन दोनों के बीच की दूरी बताना कितनी है, 2a। दोनों के सेंटर की दूरी कितनी है, 2a, तो ये आ गया 2a। बस r की वैल्यू ये आ गई, देन सॉल्व इट। अब में जो आंसर आएगा, बताना आंसर कितना आएगा, उसको सोल्व करके आंसर बताओ। बोलो क्या निकालू, R1 निकाल लू। अच्छा मान लो सपोज मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए फ्रॉम फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब C1 से बतानी है। C1 से कितनी होती है R1, C2 से कितनी होती है R2। तो R1 निकालते हैं पहले, M2R बाय में M1 प्लस, आप बोले सर ये जो M2 है ना, ये तो नेगेटिव है, तो इस फॉर्मूले में नेगेटिव ही भरना है। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इंटू आर भी है ना, आर कितना है 2a, M1 कितना है, ये देखो ये सिग्मा पाई ए स्क्वायर, ये सिग्मा पाई ए स्क्वायर, माइनस कर दिया 15 बच गया, तो 15 सिग्मा, मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं है, 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस भरना है यहाँ पे,
क्या आएगा, सिग्मा पाई ए स्क्वायर। सही है। देखो फिजिक्स तो यहीं तक थी, उसके आगे तो कैलकुलेशन है। काटना है इसको, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू 2a डिवाइडेड बाय 15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, ये कट गया, पाई ए स्क्वायर से पाई स्क्वायर, सिग्मा भी कट गया। कितना दिख रहा है, -2a/15। मीनिंग समझो इसका, ये जो तुम्हारी डिस्क थी, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां हुआ करता था C1 पे, लेकिन अब मैंने जो ये दूरी निकाली है, ये सेंटर ऑफ मास की दूरी आई फ्रॉम C1। R1 कौन है, दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C1। कैसी आई, मतलब इधर सब पॉजिटिव इधर सब, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास ना यहां शिफ्ट हो चुका है अब, C डैश, मतलब ये खाली हो गया यहां से, ये जो जैसा बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास, नया सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। और कितनी दूर आ जाएगा यहां से, 2a/15 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो नया सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो चुका है, और हमें पता भी है जो हैवियर होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखो, जब ये टुकड़ा यहां से निकल जाएगा तो इधर वाला पोर्शन हैवियर नहीं हो गया, तो हैवियर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये माइनस का मतलब समझ में आया। C1 से दूरी क्या है, ये दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C1, ये नेगेटिव आई है तो लेफ्ट में, पॉजिटिव आती तो लिख लो इसको आराम से, यहां से माइनस कर दें, कितना आएगा, R2 सोल्व करके आएगा 32a/15। कैसे आया R2, 2a में से R1 माइनस कर दिया, 2a में से R1 माइनस कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए स्क्वायर होल इज पंच्ड आउट, स्क्वायर निकाला, किस में से निकाला, एक सर्कल में से निकाला, और इस तरीके से निकाला कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल की रेडियस है, स्क्वायर का डायगोनल सर्कल की रेडियस है, और डायमीटर दिया है सर्कल का a। तो बताइए सेंटर ऑफ मास, अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास सर्कल के सेंटर से कितना शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे ही आएगा बेटा। ये डिस्क है ऐसी, इस डिस्क में यहां सेंटर ऑफ मास है। अब मेरे को यहां से स्क्वायर निकालना है, तो बचे हुए पोर्शन का बताना है। बताइए, देख लिया तुमने जैसे झंडे गाड़ने। डायमीटर कितना है इसका, a, ये डायमीटर है ना। मुझे स्क्वायर निकालना है, ऐसे निकालना है कि उसका डायगोनल क्या हो। तो यार ये देखो ना, ये डायगोनल मान लूं तो स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बन गया। तो इसका डायगोनल कौन हो गया, कितना हो गया, a/2 हो गया। तो स्क्वायर का डायगोनल a/2 आ गया। अब बताइए इसका सिग्मा कितना है, सिग्मा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये a/2 है, इसका सेंटर पे ही होगा, इसको C2 मान लेता हूं। जब मैंने इसको हटाया नहीं था तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां था, यहां, तो ये C1 है। किसका मास नेगेटिव मानना है, जिसको निकाला है, स्क्वायर को निकाला है, तो स्क्वायर का मास नेगेटिव मानना है। अब यहाँ पे लिख के देखते हैं, बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें इसका एरिया लिखने में प्रॉब्लम आएगी। स्क्वायर का साइड नहीं है तुम्हारे पास, क्या है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल कितना होता है, साइड इंटू √2, पता है ना, a√2 डायगोनल होता है। डायगोनल कितना आया, a/2, तो यहां से a/2, ये साइड इंटू √2, तो साइड कितनी आई बेटे, a/2√2, ये साइड आ गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बनाओ C1 C2, बोलो C1 ये C2, बता रहे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a/4। ये देखो ये a/2 है, इसका आधा करूंगा तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा a/4 बनेगा। तो इन दोनों के बीच में a/4 की दूरी है, ये डन। यहाँ पे कौन रखना है, m1, m1 किसका है, पूरी का डिस्क का। बताओ कितना आएगा, सिग्मा इंटू पाई, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस a/2 है, डायमीटर a है, रेडियस a/2, तो पाई a स्क्वायर, यानी कि a/2 का स्क्वायर।
इसका m2 कैसे लिखूं? नेगेटिव लिखना है, सिग्मा इंटू साइड का स्क्वायर, साइड ये रही, a बाय में 2√2 का स्क्वायर। कर सकते हो क्वेश्चन? अब करना एक बार सॉल्व। कहां से पूछा है? सर्कल के सेंटर से। सर्कल का सेंटर कौन है? C1। तो मतलब R1 पूछा है कि R2 पूछा है? यस, तो यहां से R1 पूछा। R1 बोलो कितना आया? M2R, ये रहा, माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय, ये कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, √2 8 आ गया ये, डिवाइडेड बाय इंटू आर कितना है? a/4। आगे m1 सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय में 4 माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय में 8, ये आया है। तो सिग्मा ए स्क्वायर तो यहां भी है, यहां भी है, सिग्मा ए स्क्वायर कट गया, तो कितना ऊपर बचा? -1/8 इंटू a/4 डिवाइडेड बाय π/4 -1/8। तो नीचे से एलसीएम 8 आ रहा है, नीचे से एलसीएम कितना आ रहा है? 8। तो ये 8 तो कट जाएगा, देखो, -1/8 इंटू a/4 डिवाइडेड बाय पाई, 2 पाई बन गया, -1/8, इस 8 से ये 8 कट गया। सही है? तो क्या आएगा आंसर? -a/, कुछ बचा क्या? हाँ यही है, 4 इंटू 2 पाई -1, सो दैट इज योर आंसर, R1। क्लियर है? ये आंसर आएगा भाई। देखना मेथोडोलॉजी सेम लग रही है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो मास निकाला है उसको वापस ले आओ, कैसा मान लो? नेगेटिव मान लो, C1 C2 बना लो, ये लिख लो, आंसर आ जाएगा। एक और करके दिखाओ, लास्ट। नॉर्मल सा सवाल दे रहा हूं, ये लो, इसकी साइड है ना 8a ले लो। कह रहा है इसके सेंटर से 2a की दूरी पर जो मैंने निकाला है उसका सेंटर है, मतलब ऐसा। और कितनी रेडियस का है ये 2a है, और ये वाली दूरी कितनी है? a रेडियस का ये पोर्शन मैंने इसमें से निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आएगा? निकालिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कैविटी में सारे क्वेश्चन लेमिना वाले होंगे। लेमिना में मतलब जैसे ये पूरा का पूरा प्लेन है, इसमें से एक टुकड़ा ऐसे का ऐसे निकाल लिया, इसी प्लेन में ही निकाल लिया यूं पे। करो, यहाँ कितना रखा है? सिग्मा इंटू 64a² हो गया, 8a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सिग्मा, ये कितनी रेडियस का है? a का, सिग्मा पाई a², दोनों के बीच की दूरी 2a। यहाँ से R1 निकाल लो, माइनस सिग्मा पाई a² इंटू 2a डिवाइडेड बाय 64 सिग्मा a², यहाँ पाई नहीं है, 64 सिग्मा a² माइनस सिग्मा पाई a², सिग्मा a² सिग्मा a² सिग्मा a², ये सब कट गया। ऊपर क्या बचा? -2a इंटू पाई डिवाइडेड बाय 64 माइनस पाई, दैट इज योर आंसर। सिंपल, कर लोगे? कितने मर्जी सवाल बना लो, यहां से ट्रायंगल निकाल लो, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा, फिर वो h/3 और 2h/3, उस तरीके से। देखो सवाल का लेवल कैसे बनेगा, जो जो फिगर मैंने आपको सिखाई, जैसे अभी तो मैं नॉर्मल दे रहा हूं ऐसे ऐसे, अगर मैं इसमें से ट्रायंगल भी निकाल दूं तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको देखना पड़ेगा, और फिर उसके सेंटर ऑफ मास और उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो उस तरीके से वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें देगा सारी चीजें निकालने के लिए। सही है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। देखो यहां पे एक बार रुकेंगे, यहां चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है, भाग 1 खत्म हो गया। मीनिंग अभी तक आपने कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा? नहीं देखा। सेंटर ऑफ मास का मोशन कहीं भी नहीं आ रहा है। कहीं पे वेलोसिटी आई? नहीं आई। एक्सेलरेशन आई? नहीं आई। हर जगह क्या आ रहा है?
आर कौन थी? पोजीशन। तो अभी तक के चैप्टर में हमने पोजीशन निकालनी सीखी है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हेडिंग लिखी है मोशन ऑफ चार्ज, नहीं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस इसके साथ एक ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पेन कॉपी छोड़ के सिर्फ थ्योरी सुनिए, ये क्या है। अभी तक मैंने कहीं पर भी आर, वी और ए नहीं निकाले थे, सिर्फ आर निकाला है। ये देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इलेस्ट्रेशन ले रहा हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। ये क्या लिखा है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी मैंने कोई सिस्टम माना और इसमें एक m1 है और एक m2 है, मतलब एक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है एक, और इस सिस्टम में कितनी बॉडी है? दो। मैंने इस पे फोर्स लगाई F और इस पे इधर फोर्स लगाई F। अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे देखूं तो F नेट कितनी है? जीरो। तो मतलब इस पे मुझे समझ में आ रहा है F नेट कितनी है? जीरो। दुनिया की कोई भी फोर्स ma के बराबर। क्या मैंने इस चैप्टर में ये सीखा है, जो बिखरा हुआ मास है उसको मैं एक पॉइंट में मान सकता हूँ। तो इस m1 m2 का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा ना। अब ये F नेट जीरो आया, तो यहाँ पे MACM जीरो लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने लिखा MA, MA यहाँ पे किसका है? सेंटर ऑफ मास का। तो MACM जीरो, अब मास तो जीरो है नहीं, तो कौन आया? ACM जीरो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि m1 की भी एक्सेलरेशन जीरो है और m2 की भी एक्सेलरेशन जीरो है। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि इस सिस्टम में जितनी बॉडीज हैं सबका एक्सेलरेशन जीरो है। तो इट डज नॉट मीन, ऐसे लिखेंगे, इट डज नॉट मीन दैट A1 भी जीरो है और A2 भी जीरो है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूं कि A1 जीरो नहीं हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैं इस टॉपिक की शुरुआत कहां से कर रहा हूं? मैं इस चीज को दिखा के कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि हम कैसे चीजों को डील करेंगे। ये पूरा का पूरा मोशन, ये पूरी बॉडी का जो मोशन था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि फोर्स कितनी है अभी, उसका ACM कितना है? जीरो। हम क्या करेंगे आप मुझे बताइए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तुमने अभी तक RCM निकाला कि नहीं निकाला? हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने RCM कितना लिखा? M1 R1, M2 R2 अप टू MN RN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू MN। डन। ये जानते हैं ना हम? यस। यहाँ क्या लिखे? अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बनेगा? dr/dt। तो वेलोसिटी बन गई। तो मतलब ये किसकी वेलोसिटी बन गई? सेंटर ऑफ मास की। यहाँ डिफरेंशिएशन करना, M1 बाहर आ गया, R1 का कर दो, dr1/dt। फिर क्या आएगा? dr2/dt, dr3/dt, v1 v2 v3। मतलब ये बन गया M1 v1, M2 v2 अप टू MN vn डिवाइडेड बाय टोटल मास। यस और नो? डन। उसके बाद अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन बन जाएगी। क्या बनेगी बताना? ACM बनेगी कितनी? M1 A1, M2 A2 अप टू MN AN बाय में टोटल मास। ये हमारा सब क्या निकल गया? ये सारी VCM ACM सब निकल गया, है ना? मैंने यहां इसके साथ में क्या लिखा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस किस को याद है लेक्चर नंबर 1 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था कि VCM ACM वैसे नहीं निकलेंगी जैसे पहले निकाला करते थे। V एक वेलोसिटी है, वो इक्वेशंस लगा के नहीं निकल रही, वो ऐसे निकल रही है। वो ACM कैसे निकल रही है? ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पे मैंने वहां क्या डिस्कशन किया? मुझे टॉपिक का नाम पढ़ाना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डन। मैंने कहा कि ACM जीरो है। ACM क्या है? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की जीरो। इसको अलग से स्टार बना के पॉइंट लिखना। अगर ACM जीरो है, ACM क्या होती है बताइए? dv/dt। ए का फॉर्मूला
तो अगर मैं इसका फॉर्मूला dv/dt लिखूं तो ये v कौन सी है, सेंटर ऑफ मास वाली, ये कितनी आ रही है, यहां लिखना इफ एक्सेलरेशन जीरो है। कब होती है एक्सेलरेशन जीरो, जब फोर्स जीरो होती है, इसका मतलब व्हेन फोर्स इज जीरो। डन, मैंने dvcm/dt लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो तुम यहां से क्या इंप्लाई करते हो, या तो ये कांस्टेंट है और ये जीरो भी हो सकता है, पर अभी मैं कौन सा ले रहा हूं, कांस्टेंट वाला। इससे ना दो चीजें निकलती हैं कि VCM या तो कांस्टेंट होगा और या VCM जीरो होगा। और अभी भी मैं अगर लिखूं तो ये दो पार्ट बन गए चैप्टर के। यहां से क्या निकल के आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये देखो हम ना आज तक नाम सुनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तुम ये याद नहीं रखते ये निकलती कहां से है। इस चीज को याद रखिए, ACM जीरो, DVCM जीरो, ये पहले भी आया है, dp/dt में मैंने पढ़ाया था NLM में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डन। और यहां से क्या आएगा, अपनी कॉपी खोलो और अपनी कॉपी का तीसरा या चौथा क्वेश्चन देखो एक बार। क्या मैंने उसमें ये कहा था, अगर ये वाला मास इतना शिफ्ट हो जाए तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। दो टाइप करवाई थी, एक में ऐसा हो रहा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रह रहा था, रेस्ट पे, और एक में सेंटर ऑफ मास भी क्या हो रहा था, डिस्प्लेस। तो यहां पे VCM जीरो का मतलब सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एट रेस्ट। और ये बहुत बड़ी कैटेगरी है तुम्हारे इस चैप्टर की, बता रहा हूं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन के अंदर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह रहा है, पहले भी रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पे है, वो क्या करेगा, यहाँ से एक याद करो, मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, m1x1 इक्वल्स टू m2x2, वो यहां से निकलता है। तो अभी देखो, इस टॉपिक में कितनी कैटेगरी बनाई मैंने, दो। एक से निकालूंगा ये कंजर्वेशन, मतलब P इनिशियल बराबर P फाइनल, और एक निकाला मैंने ये m1x1 इक्वल्स टू m2x2, ये मैं लगा चुका हूं पहले। मीनिंग मैंने वहां भी लिखवाया था कि ये शॉर्टकट तब लगाना है जब सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, जैसे मैंने इसको इसको सोच के लिखवाया था। आया समझ। तो अभी हम लोगों को एक दो क्लास, यानी कि आज की क्लास में भी हम सिर्फ पहले ये डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे आ क्या रहा है। एक बार इसको देखते हैं, बोलो VCM क्या है बेटा, कांस्टेंट। पहला पहला केस लिया, VCM क्या है, VCM होता क्या है बताना, ये रहा, ये है ना पूरा VCM। VCM क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट लिखूंगा तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ये मैं पूरा का पूरा कांस्टेंट के बराबर कर दूं, ये नीचे वाली चीज क्या है, कांस्टेंट, ये भी उधर जाएगी, क्या हो जाएगी। तो क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर m1v1 m2v2 अप टू कहां, mn ये सारा का सारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इस नीचे वाले मास को भी कहां भेज दिया, कांस्टेंट के पास भेज दिया। तो ये मेरे पास समझ में आया। ये एक बार देखना, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये मोमेंटम नहीं बन गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या आ रहा है, P1 प्लस P2 अप टू Pn, ये क्या बन गया, कांस्टेंट। तो जो मोमेंटम रह रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा, ये मोमेंटम कांस्टेंट है। तो P, इस डिब्बे का मतलब सुन लो, इस डिब्बे का मतलब है P कांस्टेंट, यस और नो, मतलब नेट P क्या हो गया, किसका, सेंटर ऑफ मास का टोटल कांस्टेंट आ गया। लेकिन इस P का मतलब क्या होता है, मास इनटू, तो इसका मतलब ये भी बन गया मास इनटू mv, मतलब क्या बन गया, कांस्टेंट। और इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, m1v1 बराबर m2v2। अगर मैं कहीं भी लिखता हूं ए बी कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, a1b1 इक्वल्स टू a2b2। और यहां पे क्या है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। समझ में आया। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है वो कहां से निकलता है, जब बॉडी पे क्या नहीं लगती, फोर्स नहीं लगती, फोर्स नहीं लगी, ए नहीं आई। जब ए नहीं आई तो दो केस बने कि VCM या तो कांस्टेंट हो सकता है या ये हो सकता है। मैं अभी इस पहले वाले केस को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि VCM कांस्टेंट है, एट दैट टाइम m1v1 बराबर m2v2 होता है, या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है, इसको बोलते क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो बच्चे
ट्वेल्थ वाले बैठे हैं, रिपीटर बैठे हैं, स्टेटमेंट सुनिए। जिस बच्चे ने कंजर्वेशन मोमेंटम और एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना सीख लिया, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, तुमने देखे भी होंगे। तो याद रखना, मैंने पहले ये जो WP पढ़ा के आया मैं, वर्क पावर एनर्जी, आपको याद होगा मैं बार बार इसके क्वेश्चन करा रहा था, EI बराबर EF के करा रहा था। और इस P कांस्टेंट का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ से, PI बराबर, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर EI बराबर EF और PI बराबर PF। इतने सवाल करा देंगे तुम्हारे, कभी तुमने सोचा नहीं होगा, पर ये लगाने आना चाहिए, कंडीशन यही है, समझ गए। जैसे यहाँ पे इनिशियल है, ये फाइनल है, तो सबसे पहले इनिशियल लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, फाइनल लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, वहां का मोमेंटम लिखना आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे इसमें कौन है, ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये लिखनी आनी चाहिए। सही है। लास्ट पॉइंट सुन लो एक बार, ये हो गया। दूसरा केस क्या है, सेकंड, अगर ACM जीरो है तो इसका मतलब DVCM बाई DT भी क्या है, जीरो। और इसका मतलब मैंने क्या निकाल दिया, VCM क्या है, जीरो, है ना। मतलब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। अब ये जो VCM जीरो आया, क्या V का फॉर्मूला बता सकते हो, DR/dt। जैसे मैंने A का फॉर्मूला लिखा dV/dt, ऐसे ही V का फॉर्मूला DR/dt, लेकिन ये कौन से वाला है, सेंटर ऑफ मास। ये कितना आ गया ये, जैसे तुमने पहले डिराइव किया था, अगर ये DR/dt जीरो है तो इसका मतलब ये R कौन है, कांस्टेंट। तो अगेन यहां से क्या निकल के आ गया, RCM कांस्टेंट। क्या तुम्हें RCM की वैल्यू पता है, ये रही, ये रही। अगर RCM कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या निकलोगे, M1R1 M2R2 अप टू MnRn, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये देखना एक बार, M1R1 M2R2 MnRn, क्या लिखू इसको, इस सारे को, जैसे मैंने वहां MV कांस्टेंट लिखा, M1V1 M2V2 को मैंने यहां लिखा MV कांस्टेंट, यहां क्या लिखूं, MR कांस्टेंट, दिस इज MR कांस्टेंट। सही है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, M1R1 M2R2 एंड सो ऑन। सो M1R1 इक्वल्स टू M2R2। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके ऐसे लिख लो, M1X1 इक्वल्स टू M2X2। और कब लगता है ये, जब सेंटर ऑफ मास का हो, रेस्ट हो। ये सिखाया है, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार मैं आपको इसका रोड मैप समझाऊं, तो इस चैप्टर का आगे के टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ खत्म हो रहे हैं। आज क्या खत्म किया था मैंने आते ही, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, 4 लेक्चर में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या शुरू किया, मोशन, मोशन में VCM निकाला, ACM निकाला, और फिर उसके केसेस देखे कि फोर्स जीरो हो तो ऐसे ऐसे 2 केस बने, मोमेंटम का कंजर्वेशन और ये, डन। इसकी जो ये आएगा ना, ये इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, याद है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एक तो फ्यूजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब फटता है वो इससे सोल्व होता है। बोट प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम में आपको ऐसे ऐसे सवाल देगा, भाई एक आदमी इधर बैठा है, वो इधर जाना चाहता है, तो जब ये इधर आएगा तो बोट कितना जाएगी पीछे, ये निकालना है। तो ये दोनों कैटेगरी इसकी एप्लीकेशंस होती है। तो एक तो पहली कैटेगरी मैंने बोट प्रॉब्लम बताई, उसके बाद बोट प्रॉब्लम प्लस फ्यूजन ऑफ बॉम्ब, एक होती है ट्रॉली प्रॉब्लम, एक होती है स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग प्रॉब्लम देखो, स्प्रिंग कहाँ कहाँ आया, NLM में भी आया, वर्क पावर एनर्जी में भी आया, और उसके बाद दोबारा सेंटर ऑफ मास में भी आ रहा है। और फिर जैसे ही आपके ये 3 टॉपिक आगे वाले खत्म होते हैं, मैंने 5 गिनवा दिए, एक तो बोट प्रॉब्लम, एक बॉम्ब वाली प्रॉब्लम, और एक ट्रॉली प्रॉब्लम बताई, ट्रॉली प्रॉब्लम, एक स्प्रिंग मास की प्रॉब्लम, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास खत्म। फिर उसके बाद शुरू होता है कोलिजन, फिर कोलिजन आता है, फिर कोलिजन करेंगे, देन वहां पे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स खत्म हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन टॉर्क, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, उसके बाद आपकी रोलिंग, 4, देन रोटेशनल डायनेमिक्स गेट फिनिश्ड।
एंड देन वी विल स्टार्ट एसएचएम एंड देन वेव्स। ये समझ गए? उतार लीजिए इसको, बाकी करेंगे कल।